हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स नो साइंस में। और आज हम जानने वाले हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में। इस चैप्टर में हम डील करेंगे मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन के साथ और कैसे जो मैटर है उसको हम केमिकली क्लासिफाइड करके एलिमेंट्स और कंपाउंड जैसी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो चलिए ओवरव्यू के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि प्योरिटी क्या होती है, उसमें प्योर सब्सटेंस क्या है, उसमें एलिमेंट और कंपाउंड क्या है। फिर हम देखेंगे क्विक फ्लो चार्ट ऑफ द चैप्टर। एक बार में झट से हमें समझ में आ जाएगा कि हम बेसिकली ऊपर ऊपर से किस चीज की बात करेंगे। इसमें मिक्सचर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ मिक्सचर्स क्या है, होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड क्या है। अब इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, अलॉय क्या है और टेंडल इफेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्योरिटी। अब देखो प्योरिटी का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में। आपने टीवी में एड्स तो जरूर देखे होंगे कि 100% प्योर मिल्क, 100% प्योर दूध, 100% प्योर प्योर दही। तो हम जब नॉर्मली प्योरिटी की बात करते हैं तब हमारा मतलब होता है कि कोई उसमें एडल्ट्रेशन नहीं है। लेकिन जब हम केमिस्ट्री में बात करेंगे तो वो दिखाएगा कि उनके एटम्स में एक एलिमेंट या फिर एक सब्सटेंस जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है ना, अगर वो पार्टिकल्स सेम टाइप सेम काइंड के हैं तो वो प्योर हो जाएंगे। मतलब सब सेम है तो वो हम उसको प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। अगर पार्टिकल डिफरेंट है, ठीक है, अगर पार्टिकल डिफरेंट है और अनयूनिफॉर्म कंपोजिशन है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, तब हम उसको क्या बोल देंगे, मिक्सचर बोल देंगे। इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब इस चैप्टर में हम बेसिकली बात करेंगे कि मैटर क्या होता है, फिर उसकी केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, फिक्स्ड, फिर जैसे हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस में, प्योर सब्सटेंस की क्या होती है, फिक्स कंपोजिशन होती है, और मिक्सचर्स की क्या होती है, फिक्स कंपोजिशन नहीं होती है। इसी में हम प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स की बात करेंगे, कंपाउंड्स, होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर्स की हम बात करेंगे। अब इसके अलावा एलिमेंट्स की आप बेसिक डेफिनेशन ये समझो, जो सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलके बने हैं। और कंपाउंड्स वो होते हैं जो दो एलिमेंट का, जब हम उनका केमिकल चेंज हो जाएंगे या उनके बीच में कोई रिएक्शन होगी तब कंपाउंड बनता है। मिक्सचर बस ये होगा कि दो एलिमेंट को बस फिजिकली साथ में रख दिया तब हमारा क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। इसमें दो टाइप हैं। चलिए अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। अब देखो, प्योर सब्सटेंस की पहली कैटेगरी और सबसे बेसिक कैटेगरी जिसको मैं कहूंगा वो है एलिमेंट। ठीक है। अब एलिमेंट में क्या है, एलिमेंट ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हैं। एटम्स वो सॉरी एलिमेंट्स क्या है, जो सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलके बने हैं। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इनको आप छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ सकते। लेकिन जैसे हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, जैसे हम यूरेनियम 235 की वो कराते हैं अल्फा डी के, तो हमें और प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एलिमेंट्स को आप तोड़ नहीं सकते। तो ये डेफिनेशन कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। एलिमेंट को पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया था रॉबर्ट बोयल द्वारा। वो कब किया गया था, 1661 में करा था। और अब कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। कंपाउंड तब बनेगा जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट साथ में कंबाइन करेंगे। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के एटम साथ में कंबाइन करेंगे तब वो कंपाउंड बनाएंगे। अब इनमें स्पेसिफिक कंपाउंड स्पेसिफिक रेशियो होगा। हर कंपाउंड अलग अलग तरीके से बनेगा। कंपाउंड डिफरेंट होते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से, यानी कि जिन चीजों से मिलके वो बने हैं। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स है, और इसको आप सिंपल फिजिकल प्रोसेस से नहीं सेपरेट कर सकते। चलो अब इसको थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। ब्रीफली समझने के लिए हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हमारे पानी का। अब पानी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसके आपको दिखाऊंगा कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं। पानी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हाइड्रोजन, और दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन है। अब आप 8th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि हाइड्रोजन की क्या होती है, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है, राइट। हाइड्रोजन की क्या होती है, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। और ऑक्सीजन क्या करती है, मेजर सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है, ये क्या करती है, कंबशन को सपोर्ट करती है। ये कंबशन को सपोर्ट करती है। अब देखो, हाइड्रोजन क्या है, एक फ्यूल है, और ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करती है, यानी कि एक बेसिक समझो कि ये दोनों जलाएंगे। ठीक है।
अब मान लो इन दोनों से मिला के मैंने हाइड्रोजन का एलिमेंट लिया और ऑक्सीजन का एलिमेंट लिया, तो इनके पार्टिकल्स की साथ में दोस्ती हो गई, ये कंबाइन कर गए साथ में। तो ये क्या बनाया इन्होंने, H2O यानी कि पानी बना दिया। आप पानी आग लगाने के लिए यूज करते हो या आग बुझाने के लिए यूज करते हो? ऑब्वियसली आप पानी से आग बुझाते हो। तो क्या इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका नेचर कहीं से भी ये जो कंपाउंड है इससे मेल खाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं खाता है। यही प्रॉपर्टी बात करी थी। अब देखो, जैसे अभी आप एक बात समझो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन का कितना है, 1 एटम है। ठीक है, यानी कि इसका रेशियो क्या आएगा हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, ये आएगा 2:1। अच्छा, अगर मैं 3:1 करने की कोशिश करूंगा तो ये वाटर नहीं बनाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, नॉट फॉर्म वाटर। ठीक है, ये H2O नहीं बनाएगा। तो हर कंपाउंड का अलग अलग रेशियो होता है, यानी कि जब हम एक दो एलिमेंट को एक फिक्स्ड रेशियो में एक फिक्स्ड तरीके से कंबाइन करेंगे, सिर्फ तभी वो हमारा कंपाउंड बनाएंगे। और इन कंपाउंड्स का ना फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, जो हम इससे पहले के चैप्टर्स में भी डिक्लेयर करके आ गए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि पानी में से तुम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट करके दिखाओ नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस से, फिजिकल प्रोसेस का मतलब जैसे डिकेंटेशन है, सब्लिमेशन है, ये टाइप की ये जो फिजिकल प्रोसेसेस है, आप नहीं कर सकते, राइट? तो इसलिए हम इनको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का। ठीक है, अभी तक आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा हम बात करते हैं एलिमेंट की कैटेगरी की। ठीक है, अब आप एक बात समझना, अगर आपको इसको थोड़ा अब मैं और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट ए की हम बात करते हैं। ठीक है, एलिमेंट ए है, उसको आप अपना घर मान लो। ठीक है, उसको आप अपना घर मान लो। ये है आपका घर, ये है आपका घर, और दूसरे को अपने दोस्त का घर मान लो। कोई आपका घनिष्ठ मित्र है, ये उसका घर है, ये आपके मित्र का घर। ठीक है, अब मान लो आपका घर भी ईंटों से मिलके बना है, और आपके मित्र का घर भी ईंटों से मिलके बना होगा, है ना? ये रहा, मैंने आपको वो दिखा दी। अब आपके घर की ईंटों का नाम है ए, क्योंकि ये एलिमेंट है ए। ठीक है, ये है आपके घर की ईंटों का नाम। एंड लेट्स सपोज आपका जो मित्र का घर है वो कुछ सी टाइप की ईंटों से मिलके बना है। ठीक है, अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। एक एलिमेंट को आप अपना घर एज्यूम करो कि आपका घर है। अब उसमें जो वो छोटी छोटी ईंटें हैं ना, जो उस एलिमेंट को बनाने में लगी हैं, उनको हम कह देंगे एटम। कि एक एलिमेंट जिन छोटी छोटी ईंटों से, जो बेसिक यूनिट से मिलके बना है, वो है हमारी एटम। अब आपके मित्र के घर के एटम अलग अलग होंगे, उसका घर अलग, उसके घर के एटम अलग, ऐसा आप एज्यूम कर लो। अब मान लो आपके घर के ईंट की और उसके मित्र के घर की ईंट की दोस्ती हो गई। मतलब आप और आपके जो फ्रेंड थे वो जैसे दोस्त थे, आपके घर की ईंटों की भी दोस्ती हो गई। एज्यूम करो इसको। साइंस इज ऑल अबाउट एज्यूमिंग। आप कितना अच्छे से इमेजिन कर सकते हो, तो इस केस को इमेजिन करो। तो वो क्या बनाएंगे, एक नई ईंट बना लेंगे। लेट सपोज अगर ये हो गया तो वो क्या बनाएंगे, एसी। यही एसी जो है, ये क्या होता है, इसी एसी को हम कह देते हैं कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या हुआ, अलग अलग एलिमेंट थे। ये एलिमेंट ए था और ये क्या था, एलिमेंट बी था। ये एलिमेंट ए था, ये एलिमेंट बी था। तो एलिमेंट ए और एलिमेंट बी के एटम्स ने जब कंबाइन करा, उनकी ईंटों ने जब कंबाइन करा, तब हमारे पास क्या बना, कंपाउंड बना। आई होप सो कि इस एनालॉजी से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स को किन और टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। देखो, जो एलिमेंट होता है ना, उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 टाइप में। एक है मेटल, दूसरे हमारे नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल। और तीसरे हमारे मेटेलॉइड्स। ये आप 8th क्लास में बिल्कुल पढ़ के आए हैं कि मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटेलॉइड क्या होता है। फिर भी मैं आपको 6 प्रॉपर्टीज इनकी रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, मेटल्स में क्या होंगे, ये होंगे लस्ट्रस। ठीक है, मेटल क्या होंगे, लस्ट्रस होंगे। इनका ये थोड़े से ना मतलब हार्ड होते हैं। ये क्या होता है, हार्ड होता है। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, इसमें सोडियम एक्सेप्शन है, मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा है, लेकिन जो सोडियम है वो एक्सेप्शन है, बाकी उसके अलावा सब हार्ड होते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में मरकरी आ रहा है, तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो हम लिक्विड स्टेट में ऑब्टेन करते हैं।
इसके अलावा इनका क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग फिक्स होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग हमारा क्या है, फिक्स है इनका, ठीक है। इसके अलावा क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो इनका फिक्स है। इसके अलावा इनकी एक और प्रॉपर्टी जो है वो आप याद रख सकते हैं कि मेटल्स में, हमारी मेटल्स को आप थिन वायर्स में प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं, ये होता है डक्टाइल। ये 8th क्लास की बातें हैं। ये डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं। ये क्या होते हैं, सोनोरस भी हो जाते हैं। सोनोरस मतलब इनको अगर आप टकराएंगे किसी चीज से तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, साउंड। और नॉन मेटल क्या है, जस्ट इसका उल्टा। इसके आगे, इन सब के आगे नॉन लगा दो कि नॉन लस्ट्रस, नॉन हार्ड, नो फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये नॉन मेटल हो गए। एंड मेटेलॉइड क्या होते हैं, सिंपल सी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो नॉन मेटल और मेटल्स का एक कंपोजिशन है। क्या है, नॉन मेटल और मेटल्स को आपने साथ में मिला दिया, इनमें दोनों की प्रॉपर्टी है। ये आधे मेटल जैसे हैं या आधे नॉन मेटल जैसे हैं, इनमें दोनों की प्रॉपर्टीज समाई हुई होती हैं। आई होप आप सभी को एलिमेंट अब क्लियर हो गया होगा। मेटल के अगर एग्जाम्पल लिखने को आते हैं तो आप लिख सकते हैं सिल्वर, गोल्ड लिख सकते हैं आप मर्क्यूरी लिख सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है, मेटल्स के अंदर। और नॉन मेटल्स के अंदर आपको लिखने को आ गया तो कार्बन है, ऑक्सीजन है, इतनी सारी चीजें हैं, ये भी हमारी नॉन नॉन मेटल्स में आ जाएंगी, ठीक है। और मेटलॉइड में आएगा तो बोरॉन इसका एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंने आपको इन तीनों के एक एक दो दो एग्जाम्पल बता दिए हैं, बाकी आप एनसीईआरटी में हल्के फुल्के से एग्जाम्पल और देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो होता है टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट जो है वो जनरली प्योर सब्सटेंस में नहीं देखा जाता है। आई होप सो अभी तक आपको इतना क्लियर हो गया है कि प्योर सब्सटेंस क्या है। तो मान लो कि एक मिक्सचर है। अच्छा, एक प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर बनता कैसे, पता है तुम्हें? देखो, जब एक प्योर सब्सटेंस बनेगा ना, प्योर सब्सटेंस में क्या होगी, पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है पता है, केमिकल बॉन्डिंग होती है। केमिकल बॉन्डिंग होती है। और वहीं अगर मैं इसकी बात करूं हमारी इम्प्योर सब्सटेंस के साथ, इम्प्योर सब्सटेंस में नो केमिकल बॉन्डिंग, मतलब ये बस साथ है, ये असली के दोस्त नहीं है, ऐसा समझो, ये असली के दोस्त नहीं है। प्योर सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स है ना, वो एक दूसरे के असली के दोस्त हैं। लेकिन जो हमारा इम्प्योर सब्सटेंस है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के असली के दोस्त नहीं होते हैं। आई होप सो अभी तक आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये टिंडल इफेक्ट हम मिक्सचर्स में शो करते हैं। मिक्सचर्स में क्या होता है, देखो, मान लो ये एक मिक्सचर है, ठीक है। ये क्या है, ये है एक मिक्सचर। जो मैं इनका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और विजिबल हो जाए। मान लो ये क्या है, ये हमारा है मिक्सचर। अब इस मिक्सचर में, मिक्सचर भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है क्योंकि ये मैटर है। मिक्सचर्स भी तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा। तो इन पार्टिकल से जब मैं लाइट पास करवाऊंगा, ये लाइट है हमारी, तो ये क्या करेंगे, लाइट को ऐसे 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 रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब लाइट का पाथ शो कराएंगे। तो यही जो स्कैटरिंग हो रही है लाइट की बाय स्मॉल पार्टिकल्स, इसी को हम टिंडल इफेक्ट कह देते हैं। बस इतना ही होता है। ये देखो यहाँ पे इस डायग्राम में टॉर्च से आपने एक मिक्सचर से लाइट पास करवा दी तो क्या हो जाएगा, पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। उसी जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है ना, उसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले डिस्कस करा है, ताकि आगे जब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से मिक्सचर्स के बीच में डिफरेंसेस बताऊं तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिक्सचर्स पे। अब हमें पता चल गया सही क्या है। लेट्स नाउ नो कि गलत क्या है, यानी कि इम्प्योर क्या है। इसको इतना नेगेटिव मत देखो कि ये इम्प्योर है। अब मिक्सचर है। अब मिक्सचर में क्या है, इसको समझने की बेस्ट एनालॉजी लो। आपने नमकीन ली, ठीक है, आपने नमकीन ली, या नमकीन छोड़ो, चलो फ्रूट चाट बना रहे हो, आपने पहले सेब काटा, सेब के अंदर फिर आपने सोचा केला काट देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपने सोचा कि अनार छिल लेता हूँ। अब देखो, ये जो तीन फ्रूट है, क्या इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है फ्रूट फ्रूट चाट में? इमेजिन करो इसको, आपने सारे फल काटे, क्या इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल चेंज? देखो, केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और कभी भी जब, एक थंब रूल है, अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो हमेशा एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है। तो क्या कुछ नया ही बन गया, है ना?
आपको उस मिक्सचर के अंदर सेब का भी टेस्ट आएगा और अनार का भी टेस्ट आएगा, है ना? तो इसी टाइप के जिन पार्टिकल्स के बीच में केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, ये बस फिजिकली प्रेजेंट है। प्लीज मेरे वर्ड्स को ध्यान दें, मैं कह रहा हूँ फिजिकली प्रेजेंट है, खाली फिजिकली प्रेजेंट है, यानी कि सचमुच के दोस्त नहीं है, बस हाँ साथ रह रहे हैं वो लोग। तो उनको हम कह देते हैं मिक्सचर्स। अच्छा, मिक्सचर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है होमोजेनस, एक होता है हेट्रोजेनस। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर सिर्फ एक फेज में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत भारी शब्द है फेज। हाँ, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं है सेपरेशन की, और इनमें मोर स्टेबिलिटी होती है। ये एक से ज्यादा फेज में एग्जिस्ट करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, और ये लेस स्टेबिलिटी के होंगे। आप इसको यहाँ पे दो केस से समझो। ठीक है, ये है हमारा होमोजेनस का मिक्सचर केस, ये है हमारा हेट्रोजेनस का मिक्सचर केस। सबसे पहले होमोजेनस देखो। घर में क्या करना, एक आधा ग्लास पानी लेना, उसमें थोड़ा सा नमक मिला देना। अब मुझे बताओ, क्या आपको नमक और पानी अलग अलग दिख रहा है? आप देख के बता सकते हो कि नमक का पानी, ये देखो नमक के क्रिस्टल्स दिख रहे हैं? नहीं कर सकते आप ऐसा, आपकी आंखें इतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आपको सिर्फ एक फेज दिख रहा है। फेज का मतलब होता है पार्ट्स। अभी आप समझो, फेज का मतलब है पार्ट्स। ये सिर्फ एक पार्ट में, होल पार्ट में, होल वन पार्ट में है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, रेत और पानी मिक्स करा है, यहाँ पे पार्ट वन है, ये पार्ट टू है, मतलब रेत और पानी अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो क्या हो रहा है, एग्जिस्ट मोर देन वन फेज हो रहा है। अब दूसरे को समझो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। इसके इसके जो पानी के पार्टिकल्स है ना, उनके बीच में एग्जैक्टली जैसे मान लो ये पानी का पार्टिकल ए, ये पानी का पार्टिकल बी, तो इनके बीच में एग्जैक्टली एक नमक का क्रिस्टल है। ऐसी बी और सी एक पानी का पार्टिकल होगा, तो उनके बीच में भी एक नमक का क्रिस्टल प्रेजेंट है। इस टाइप से देखो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पे। और देखो अब यहाँ पे हेट्रोजेनस मिक्सचर के केस में देखो, क्या आपको सारी रेत यहीं पे कलेक्टेड नहीं दिख रही है? यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। अच्छा, अगर मैं रेत और पानी को, चलो मैंने हिला दिया, ठीक है, रेत और पानी को मैंने थोड़ा सा वाइब्रेट करा, छोड़ दिया। देखो, अगर इनमें स्टेबिलिटी होती तो रेत और पानी क्या होते, साथ में जुड़े हुए होते। समझना इस बात को, स्टेबिलिटी मतलब अभी ये समझो, साथ में जुड़े हुए होते, स्टेबल रहते, वहीं पे अपनी पोजीशन पे स्टेबल रहते, लेकिन नहीं रह रहे। ऐसी अगर मैं नमक और पानी की बात करूं, क्या नमक और पानी आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं थोड़ी देर बाद? नहीं दिख रहे हैं ना। तो इसीलिए नमक और पानी क्या है, स्टेबल है साथ में। अभी तक आपको आई होप ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। आपको यहाँ पे विजिबल बाउंड्रीज दिख रही है सेपरेशन की? हाँ, यहाँ से सेपरेट हो रहा है। यहाँ पे कहाँ से देख के बता सकते हो भैया कि नमक कहाँ पे है ना? वही बात है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके लिख देते हैं बुक में, बस इतनी सिंपल सी बात थी। दैट्स ऑल अबाउट होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब देखो, अब ये जो होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर है ना, इनमें तीन केसेस पढ़ने हैं। सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनस होता है, और ये दोनों भाई भाई, ये है हमारे हेट्रोजेनस भाई भाई। ठीक है, अब सॉल्यूशन पढ़ो। सॉल्यूशन है होमोजेनस मिक्सचर, इनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर, 1 nm इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ अब आप समझना, 10⁻⁻⁹ बोल रहा हूँ। ठीक है, 10⁻⁻⁹ इज वेरी लेस। ठीक है, 10⁻⁻⁹ बहुत कम होता है। इनके पार्टिकल स्टेबल रहते हैं। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बने हैं, इनमें कोई टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? सिंस पार्टिकल साइज इज स्मॉल। पार्टिकल साइज क्या है, छोटा है। ठीक है, पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, 1 नैनोमीटर से कम है भैया, तो बहुत, मतलब बहुत छोटा साइज है इनका, इस टाइप से समझो आप। अच्छा, सॉल्यूशन के ना दो पार्ट होते हैं, दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। देखो, पार्ट आएगा, पार्ट अलग चीज हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट्स बहुत अलग चीज होती है। कई बार लोग, जैसे अगर एग्जाम में पार्ट्स आए हैं, तो वो क्या लिख के आ जाएंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिख के आएंगे। एक्सप्लेन द, जैसे टाइप्स का क्वेश्चन आया तो वो सॉल्यूट सॉल्वेंट लिख के आ जाएंगे, लेकिन टाइप्स में आप सॉल्यूशन के प्रकार बताओगे, ना कि वो बताओगे कि किन हिस्सों से मिलके वो बना है। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, अब जो सॉल्यूशन होता है ना, वो मिलके बना होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके। अब सॉल्यूट क्या है, नमक पानी का एग्जांपल ले आओ, वापस से याद करो, याद करो, नमक पानी बनाया था। नमक क्या है, सॉल्यूट है, और पानी क्या है, सॉल्वेंट है। अच्छा, कैसे? जिस चीज में आप कुछ घोल रहे हो,
मार्क माय वर्ड्स, जिस चीज में आप कुछ घोल रहे हो, मेरे साथ बोलो, जिस चीज में हम कुछ घोल रहे हैं वो चीज होगी सॉल्वेंट, और जो चीज घोल रहे हैं उसको हम कहेंगे सॉल्यूट। वापस से, जिस चीज को हम घोल रहे हैं वो हो जाएगी सॉल्यूट, और जिसमें घोल रहे हैं वो है हमारा सॉल्वेंट यानी पानी। और जनरली, मार्क माय वर्ड्स, जनरली सॉल्वेंट ज्यादा होता है। अच्छा, आप सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में बात करें थोड़ी सी। सॉल्यूशन के टाइप्स बेसिकली होते हैं, डिल्यूटेड होता है, ठीक है, एक हमारा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और इसी में फिर होता है सैचुरेटेड होता है, और एक चौथा केस जो बड़ी क्लासेस में होता है वो होता है सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, ये बेसिकली ये 4 टाइप्स होते हैं सॉल्यूशन के। अब डिल्यूटेड में क्या होता है, सॉल्वेंट ज्यादा सॉल्यूट कम। कॉन्सेंट्रेटेड में सॉल्यूट बस, बस हो गया, अब तो सॉल्यूशन कह रहा है हो गया भाई, अब सॉल्वेंट कह रहा है बस अब तो कुछ नहीं घोलूंगा मैं इसमें, बस मैं फुल हो गया हूं। मान लो एक बस है, एक बस है, ठीक है, एक बस है। एक बस क्या छोड़ो, आप अपने घर का एग्जांपल ले लो, वापस से अपने घर का एग्जांपल ले लो। आपके घर में एक रूम है, मतलब आपका रूम है, आपने वहां पे बहुत सारी चीजें रख दी हैं, कह रहा है रूम, रूम कह रहा है बस हो गया, अब इसके अंदर कुछ नहीं आ सकता। वो स्टेट जब रीच हो जा रही है कि सॉल्यूट, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, दैट स्टेट इज नोन एज द कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट, और उस टाइप के सॉल्यूशन को हम कह देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड क्या होगा, सैचुरेटेड में ये हो जाएगा कि ठीक है, सॉरी, जो कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट है उसमें क्या है, सॉल्यूट जो है वो ज्यादा घुला हुआ है, और सैचुरेटेड वो स्टेट है जो मैंने अभी आपको वर्णन किया। देखो, कॉन्सेंट्रेटेड में दो स्टेट्स हो सकती थी, एक हो सकती थी कि सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, एक हो सकती थी कि सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो जो बहुत ज्यादा वाली स्टेट है ना उसको हम सैचुरेटेड कह देते हैं। सैचुरेटेड मतलब बस सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, हम कहते हैं ना माई सैचुरेशन पॉइंट हैज रीच्ड नाउ, मतलब इससे ज्यादा मैं नहीं झेल सकता। और वो कम होता है, मान लो हर फिक्स टेम्परेचर पे ना हर चीज की अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, हर फिक्स टेम्परेचर पे हर चीज की अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है कि बस मैं इतना ही घोलूंगा अपने अंदर, इससे ज्यादा मैं फट जाऊंगा, मान लो इसको। ठीक है, अब वो स्टेट जब रीच हो गई तब हम उसको कहते हैं सैचुरेटेड। लेकिन देखो, साइंटिस्ट है, उनकी चुल कहाँ खत्म होगी, अब उन्हें और उसमें डिसॉल्व करवाना है, वो कैसे करवाएंगे। एक बस है, अब उसमें मैंने पूरी बस भरी हुई है, समझो इस चीज को, इमेजिन करो, मेला जा रहे हो आप आपकी बस पूरी भरी हुई है, बस अब उसमें एक आदमी और फिट होगा तो क्या होगा, एक आदमी बाहर आ जाएगा, दो आदमी फिट करोगे दो बाहर गिर जाएंगे। तो अब ऐसी स्टेट आ गई, अब मान लो और घोलना है इसमें, तो क्या करना पड़ेगा, एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सुपर सैचुरेटेड तब बनेगा जब आपने उसको, उसके उसकी मान लो जैसे आपने उसको रूम टेम्परेचर पे उसमें इतना घोला, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पता है क्या होगा, जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतनी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो उससे क्या हो जाएगा, वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर मान लो सुपरमैन की शक्तियां आ जाएंगी, उसको हम कह देते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसमें टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता है। आई होप सो आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है, यानी कि दो फेज में होगा। अब इसमें पार्टिकल्स बिगर है, पार्टिकल्स अनस्टेबल है, पार्टिकल्स अनस्टेबल है, मैंने तुमको पहले ही बता दिया। हेट्रोजेनस है तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज आएंगी इसमें, और ये टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। अच्छा, सस्पेंशन नाम क्यों रखते हैं इसको, सस्पेंशन इसलिए कहते हैं ना, अब वापस चलते हैं इस एग्जांपल पे। देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये पार्टिकल्स घुले नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, सस्पेंडेड है, ये क्या है, सस्पेंडेड है इस पानी के अंदर। तो जहां सस्पेंडेड रह रहे हैं पार्टिकल्स उसको हम कह देंगे, उसको हम कह देंगे सस्पेंशन। और देखो कुछ टाइम के बाद जब हमने इसको छोड़ दिया, सेडिमेंटेशन हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये वापस से देखो, रेत नहीं घुली, पानी ऊपर है रेत नीचे है, इस टाइप का कुछ हमारा बन जाएगा, क्योंकि दोनों की डेंसिटीज अलग अलग है। अब देखो कोलॉइड का एग्जांपल देखते हैं। कोलॉइड में क्या क्या है, कोलॉइड हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर है, इसका पार्टिकल साइज बड़ा होता है, इसके पार्टिकल्स अनस्टेबल होते हैं। अच्छा, ये ना दो मुखी होता है कोलॉइड। अब मैं आपसे बोलूंगा दूध कोलॉइड, आप मानोगे, आप कहोगे कि हाँ, उसमें भी हमको दो फेस कहाँ दिखते हैं, आप ऐसा ही कहोगे ना। लेकिन मैं आपसे, चलो अब इस बात पे हम बात करते हैं। ठीक है, मिल्क, मिल्क में आप सबने ये सुना होगा ना, पैस्चराइज्ड मिल्क, बहुत कॉमन टर्म है। या फिर हम इसको क्या कर देते हैं, इससे फैट निकाल देते हैं। ठीक है, मिल्क में क्या होता है, फैट है प्लस मान लो कुछ मात्रा में पानी है। आप कहोगे फैट ऑयल,
और वाटर में और वाटर और ऑयल और वाटर तो साथ में हो ही नहीं सकते ना। तो इसलिए इनके बीच में क्या आ जाता है, एक कोलॉइड बन जाता है। वो क्या बन जाता है, इमल्शन बन जाता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, जब लिक्विड में लिक्विड घुलाऊंगा उसको इमल्शन नाम का एक कोलॉइड बनेगा। अब इनके बीच में ना इन दोनों को जोड़ने के लिए इमल्सिफायर भी चाहिए होता है। अच्छा, आप आज ना एक एक्सपेरिमेंट करके देखना घर पे। थोड़ा सा तेल लेना और उसमें पानी डालना। आप कहोगे आज मैं तुम्हें तेल और पानी मिलाना सिखाऊंगा। तुम कहते हो ना तेल और पानी नहीं मिलता। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, अगर देखो तेल और पानी क्या है, डेंसिटीज की वजह से अलग अलग है। अब मान लो ये ऑयल है, ये पानी है, ये दोनों से दूर हो गए हैं। अब इनको जोड़ेगा कौन है, कॉमन फ्रेंड जोड़ेगा। उस कॉमन फ्रेंड को मैं बोलूंगा इमल्सिफायर। यह है इमल्सिफायर या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट, डिटर्जेंट। अब क्या करना, तेल लिया, पानी लिया, उसमें 1 चम्मच और 2 चम्मच डिटर्जेंट को घोल के देखना, शेक करना, एक लिक्विड मिलेगा मिल्की टेक्सचर का। बन गया तुम्हारा इमल्शन। समझ में आया अब? तुम फैट को भी और वाटर को कैसे मिला सकते हो। इसीलिए मिल्क क्या है, एक छुपा रुस्तम है। दिखता हमें होमोजेनस जैसा है लेकिन होता हेट्रोजेनस है। इसी टाइप के सब्सटेंस को हम कह देते हैं कोलॉइड। कोलॉइड में क्या होता है, बिगर पार्टिकल साइज होता है। ये अनस्टेबल पार्टिकल्स ही होते हैं इसमें भी। ठीक है, ये डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम से मिलकर बना होता है। फैंसी सा नाम है डिस्पर्स फेज, वो इसमें हम कह देंगे सॉल्यूट को। डिस्पर्जन मीडियम यानी कि जिसमें घोल रहे हैं, जिस मीडियम में हम उसको डिस्पर्स कर रहे हैं यानी कि घोल दे रहे हैं एक टाइप से, तो उसको हम कह देते हैं हमारा डिस्पर्जन मीडियम यानी कि सॉल्वेंट। और ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। याद रखना, सस्पेंशन और कोलॉइड हमेशा टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको कोलॉइड की कुछ कैटेगरीज के बारे में बताया और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार एग्जाम में इससे एमसीक्यू आ जाता है कि लिक्विड और गैस तो एरोसॉल बना रहा है, सॉलिड गैस एरोसॉल बना रहा है, गैस लिक्विड फोम, लिक्विड लिक्विड इमल्शन, इस टाइप के ये जो है ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझा दी हैं। अभी तक हमने किन किन चीजों से डील करा है? जब हमने लिक्विड को लिक्विड में घोला, सॉलिड को लिक्विड में घोला। अब देखो यहाँ पे आप लिक्विड को सॉलिड में घोल रहे हो तो वो जेल बन जाएगा, सॉलिड को सॉलिड के अंदर घोल घोल रहे हो तो वो सॉलिड सॉल, कलर्ड जेमस्टोन है, मिल्की ग्लास है, इस टाइप की चीज हमारी क्या किस में आएंगी, हमारा सॉलिड सॉल में आ जाएंगी जब सॉलिड इन सॉलिड होगा। ठीक है, अब एक चीज को यहाँ पे समझो, ये मोर टू नो वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलॉयज क्या होते हैं, अलॉयज होते हैं दो ऐसे मेटल्स के मिक्सचर। alloys are mixtures of two or more metals or a metal and a non-metal and cannot be separated into their component by physical method। इनको हम क्या कर सकते हैं पता है, इनको हम फिजिकल मेथड्स के द्वारा वो नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। तो आप कहोगे ये तो प्योर सब्सटेंस है, लेकिन नहीं होता है, क्योंकि but still an alloy is considered as a mixture because it shows the properties of its constituents and have variable composition। अब अलॉय क्या होता है, अब आप समझो। आपने मान लो जिंक लिया और कॉपर लिया, आपने जिंक और कॉपर को मिला दिया, तो ये क्या बन जाएगा, एक हमारा वो बन जाएगा, अलॉय बन जाएगा। अलॉय मतलब दो दो मेटल्स या नॉन मेटल्स, मेटल नॉन नॉन मेटल का कंपोजिशन है, मिलावट है उनकी। ठीक है, अब इस चीज को समझना कि अलॉयज जो होते हैं उनको आप प्योर सब्सटेंस क्यों क्यों नहीं कह रहे हो, इवन वो क्या है फिजिकल मेथड से तुम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें होगा क्या आप समझो, जैसे ब्रास है, ब्रास में अगर आप ब्रास जो है वो एक टाइप का अलॉय होता है। ठीक है, उसमें जिंक और कॉपर से मिलके बनता है। अगर आपने कॉपर और जिंक को एग्जैक्ट रेशियो में, जैसे 7:3 का यहाँ पे मेंशन हो रखा है, 7:3 का परसेंटेज रेशियो, अगर तुम इनको इसी रेशियो में नहीं भी मिलाओगे तब भी अगर जिंक और कॉपर मिलाओगे तो ब्रास ही बनेगा। ठीक है, तब भी ब्रास ही बनेगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड वो होता है जिनका फिक्स कंपोजिशन होता है। दूसरी बात, जो इनका अलॉय है ना, ब्रास ब्रास कॉपर की भी प्रॉपर्टी दिखाएगा, जिंक की भी। इसीलिए हम इनको, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज मिक्सचर जैसी ज्यादा है, इसीलिए हम अलॉयज को हम मिक्सचर्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100 है। इसमें 92 एलिमेंट नेचुरली ऑकरिंग है और रेस्ट जो है वो मैन मेड है।
और इसमें मेजॉरिटी एलिमेंट सॉलिड है और 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैशियस होते हैं स्टेट एट रूम टेम्परेचर आप मान सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस पे गैशियस होता है। और टू एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जिसमें मरकरी हमारा मेटल है, ब्रोमीन हमारा नॉन मेटल है। ब्रोमीन आप सर्च सर्च भी कर सकते हो, ब्राउन टाइप की जो गैस छोड़ता है, अगर आपने उसको एयर को एक्सपोज कर रखा है तो वो एक हाई, उसकी जो गैस है ना उसकी डेंसिटी हायर होती है, ठीक है, वो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अब देखो, लेकिन दो मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे गैलियम है और सीजियम है, ये अगर आप इनको ना अपने हाथ की हथेली पे रखोगे, ये रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड है, लेकिन अगर आप स्लाइटली अबव रखोगे इनको रूम टेम्परेचर से, तो ये क्या हो जाएंगे, ये मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरीके से देखा है, आई गारंटी यू आप एनसीईआरटी को जब एक बार ऐसे आप पेज घुमा के भी देखोगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपको मेरा ये काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि इससे और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा मैं आपसे एक और बात ये कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन एनसीईआरटी के इस बार जो सिलेबस आया उससे हटा दिए गए हैं। जैसे इसी में है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स है, और इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर में हमारा जो दो अदर टाइप ऑफ थे, जैसे बीईसी है, प्लाज्मा, इनके बारे में भी मैं अलग सी वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गुड बाय। मिलते हैं हमारे थर्ड चैप्टर के साथ, जो कि हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। गुड बाय।